Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you are all doing good. अभी तक हम मैथमेटिकल रीजनिंग पे वीडियोस अपलोड कर रहे थे, तो आज हमारी लॉजिकल रीजनिंग का जो है पहला लेक्चर है एंड द फर्स्ट थिंग जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज सिलोजिज्म. सो गाइस ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स स्टार्ट. अगर हम गूगल में डायरेक्टली सिलोजिज्म वर्ड डाल दें तो सबसे पहले विकिपीडिया का पेज ऊपर से आता है जिसमें सिलोजिज्म को बताया जाता है कि सिलोजिज्म इज ए काइंड ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट that applies deductive reasoning to arrive at a conclusion based on two or more propositions that are asserted or assumed to be true. यानी कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किसी लॉजिक के तहत यह है जो डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करता है ताकि कंक्लूजन पे पहुंच सकें बेस्ड ऑन टू मोर प्रपोजिशंस, कुछ स्टेटमेंट्स के बेस पे जो हम अज्यूम करते हैं कि ये सही है, तो उसको सिलोजिज्म बोलते हैं. ये ग्रीक वर्ड से निकला है. इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है इन्फ्रेंस और डिडक्शन. इन्फ्रेंस जैसे कि हम इंडियन लॉजिक में अनुमान कहते हैं, नतीजे पे पहुंचना, अनुमान, कैलकुलेटेड गेस. डिडक्शन अप्रोच जो है जहाँ पे हम फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच. जैसे कि कोई जनरल थ्योरी दी गई हो, हम उसको फिर पर्टिकुलर कंडीशंस में अप्लाई करते हैं. दैट्स कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग. सिलोजिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए. इसमें हर साल पॉसिबिलिटी रहती है कि इससे एक या दो क्वेश्चंस आते ही हैं. सिलोजिज्म की प्रॉब्लम्स जो है यूजुअली टू पार्ट्स होती हैं. पहला होता है हमारा प्रपोजिशन एंड सेकंड इज आवर कंक्लूजन. कुछ प्रपोजिशन स्टेटमेंट को कहते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं और उनको किसी लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग हमको उनका कंक्लूजन निकालना होता है. प्रपोजिशन स्टेट में होता है वन और टू, कभी कभी एक भी होता है या एक से ज़्यादा होते हैं. तो उनको किसी लॉजिकल रीजनिंग के तहत, किसी रिलेशन के तहत हमें कंक्लूजन पे उनके पहुंचना होता है. जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग जो है एरिस्टोटल से शुरुआत हुई इसकी, तो उसके जो टीचर थे सोक्रेट्स, उस पर ये फेमस एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सुनी होगी. ऑल मैन आर मॉर्टल. दूसरा स्टेटमेंट इसका है सोक्रेट्स इज अ मैन. अब ये दो स्टेटमेंट से आपको क्या निकलता है, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं इन दोनों से कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल. ऐसी प्रॉब्लम्स होती है सिलोजिज्म की. अब प्रपोजिशन जो होता है स्टेटमेंट, इसके तीन पार्ट्स होते हैं स्टेटमेंट के. पहला कहलाता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट और तीसरा होता है कॉप्यूला. सब्जेक्ट हो गया हमारा जिसके बारे में बात हो रही हो. यहाँ पे जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, तो मैन हमारा सब्जेक्ट है, मॉर्टल हमारा प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट होता है जो कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में. यही एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑल मैन आर मॉर्टल. यहाँ पे मॉर्टल क्या दिखा रहा है कि हर जो इंसान है वो मर जाएगा, तो दिस इज द प्रेडिकेट, दिस इज सब्जेक्ट. अब कॉप्यूला क्या होता है? कॉप्यूला होता है बीच में जो ये लिंकिंग वर्ड होता है रिलेशन वाला, इसको कॉप्यूला बोलते हैं. लिंग्विस्टिक्स में इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड. कनेक्टिंग वर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉप्यूला इन लिंग्विस्टिक्स. तो यहाँ पे भी ये बीच वाला जो लिंकिंग वर्ड है उसको कॉप्यूला बोलते हैं. अब हमारा जो प्रपोजिशन होता है और स्टेटमेंट, ये यूजुअली दो टाइप्स का होता है, कैटेगोरिकल और नॉन कैटेगोरिकल. कैटेगोरिकल हमारा होता है विच हैज नो कंडीशन, जो कंडीशंस के बगैर हो दैट्स कॉल्ड कैटेगोरिकल. और जहां पे हमें कंडीशन दी गई हो, विद कंडीशंस, जहां पे हमें कंडीशन दी गई हो दैट इज कॉल्ड नॉन कैटेगोरिकल. सपोज इसमें मैं आपको बोलूं एग्जांपल, ऑल ए आर बी, कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है कि ऑल ए आर बी. इसमें अगर मैं बताऊं एग्जांपल, इफ ए आर बी, इफ लिखा है, कंडीशन दी हुई है. तो दो तरीके के हमारे प्रोपोजिशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, कैटेगोरिकल एंड नॉन कैटेगोरिकल. अब यूजुअली यहाँ पे हम कैटेगोरिकल ज़्यादा डील करते हैं. तो सिलोजिज्म में हमारे कैटेगोरिकल में चार तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशनशिप. पहले होता है ए, कोड है ए, यानी ऑल वाले, ऑल ए आर बी, इसको हम ए से डिनोट करते हैं. इसको बोलते हैं हम इट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव. यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ऑल है. अफर्मेटिव क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अफर्मेटिव. दूसरा जो है हमारा ई टाइप का होता है नो,
नो SRP और नो ARB, ये भी यूनिवर्सल है, डायरेक्ट नो है, बट है नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल नेगेटिव। जैसे नो ह्यूमंस आर परफेक्ट, एग्जाम्पल है इसकी। तीसरा हमारा होता है आई टाइप, जहां पे सम है, सम ARB, सम SRP। जब सम की बात हम करते हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर थिंग। एक तो पर्टिकुलर है, दूसरा अफर्मेटिव है, क्योंकि बताता है सम ARB, तो इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम ह्यूमंस आर हेल्दी, इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और लास्ट वाला एक है, दैट इज ओ टाइप, सम A और नॉट B और सम S और नॉट P, जहां पे पर्टिकुलर की बात तो हो रही है लेकिन नेगेटिव हो रही है, सम ह्यूमंस और नॉट क्लेवर। तो ये कुछ 4 टाइप्स की जो है कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं, जिनके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब हमको पता चल गया कि क्वेश्चंस किस बेस पे आती हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स जो होंगी, इन 4 तरीके के होंगी। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में नॉन कैटेगोरिकल आता है, बैंकिंग में तो आता ही आता है, यूपीएससी एंड नेट के एग्जाम में मोस्टली कैटेगोरिकल क्वेश्चंस आर देयर। अब बात आती है वीडियो के इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, कि सॉल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सिलोजिज्म के, तो वी हैव मेनली 3 मेथड्स जिससे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। पहला तो हो गया आपका कंक्लूजन टेबल, जिसको याद है वेल एंड गुड, जिसको नहीं है तो कोई घबराने की बात भी नहीं है। दूसरा हमारा हो गया 150 रूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि कम समय में आपको आंसर देता है विद एक्यूरेसी। तीसरा हो गया मेरा फेवरेट, दैट इज वेन डायग्राम। अब देखिए, मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। द फर्स्ट मेथड इज कंक्लूजन टेबल। कंक्लूजन टेबल से हम क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे रिलेशन दिया गया है हर एक टाइप का, वहाँ पे कंक्लूजन भी दिया होगा। अगर आपका स्टेटमेंट 1 यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और स्टेटमेंट सेकंड जो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, तो आपका जो होगा आंसर दैट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ये आपको याद रखना है, ये सब जितना भी है। अगर आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। तो यूजुअली हमें जब एक या दो प्रपोजिशंस दिए होते हैं और हमको कंक्लूजन निकालना होता है, तो रिमेंबर दिस टेबल और गेट योर आंसर्स। अब ये है ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई है यूनिवर्सल नेगेटिव, ओ आर क्या है। अब जो हमारा ओ आर है, ओ तो आपको पता ही है, इट इज पर्टिकुलर नेगेटिव, सम ए आर नॉट बी। अगर आपका होगा यूनिवर्सल नेगेटिव और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, पहला होगा ये, दूसरा, तो वहां पे ओ आर आएगा। अगर आपका यूनिवर्सल नेगेटिव है और पर्टिकुलर पॉजिटिव है, तब भी यही आएगा आपको आंसर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो इसमें प्रपोजिशन निकलेगा, वो अगर निकलेगा सम ए आर नॉट बी, लेकिन आपका कंक्लूजन जो होगा इसका रिवर्स होगा, दैट मीन्स सम बी आर नॉट ए। असल में आपका कंक्लूजन देन ये है, यानी सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन का सब्जेक्ट जो है, सपोज यहाँ पे ए है हमारा, ये सेकंड स्टेटमेंट का प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट जो होता है कंक्लूजन का, ये होता है फर्स्ट स्टेटमेंट का सब्जेक्ट। ये थोड़ा टिपिकल है इसमें। और कंक्लूजन टेबल जब हम करते हैं तो हमें एक कंडीशन ध्यान में रखनी होती है। देयर इज वन कंडीशन, कंडीशन ये है कि स्टेटमेंट्स मस्ट बी अलाइंड प्रॉपरली। स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली अलाइन हो। अब अलाइनमेंट का मतलब क्या है? अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम लिखते हैं स्टेटमेंट, हमें इस तरीके से लिखना है कि हमारा जो कॉमन टर्म है, ये फर्स्ट टर्म यानी स्टेटमेंट का प्रेडिकेट हो, एंड सेकंड हमारा स्टेटमेंट जो है उसका सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, यहाँ पे हमारा जो कॉमन है दैट इज बी, और तब ये अलाइंड प्रॉपरली है, क्योंकि अलाइंड का मतलब क्या होता है? कॉमन स्टेटमेंट, कॉमन टर्म जो है वो पहले का प्रेडिकेट होना चाहिए, दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है ऑल ए आर बी, सम सी आर बी, तब जाके ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है। अगर आप इसको ऐसे कन्वर्शन में लगा देंगे तो आपका आंसर गलत निकलेगा। पहले इसको चेंज करना है, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करना पड़ेगा। और कन्वर्शन चेंज करने के लिए भी अपने रूल्स हैं।
इसीलिए मैं कन्वर्शन जो जो कंक्लूजन टेबल है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करता हूँ, बट आपको बताऊंगा ज़रूर कि कैसे करते हैं। वी विल फोकस ऑन 150 रूल एंड वेन डायग्राम, और इस वीडियो में हम 150 रूल के क्वेश्चंस करेंगे। तो कन्वर्शन के लिए भी अलग रूल्स हैं। अब अगर हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे तो क्या करना पड़ता है, हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास स्टेटमेंट्स है ऑल रैट्स आर कैट्स, ऑल रैट्स आर मैन। दोनों अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं, यूनिवर्सल ए। अगर आप इनको डायरेक्टली करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो आंसर जो है गलत निकलेगा टेबल से, क्योंकि हमारे जो ये हैं स्टेटमेंट्स अलाइन नहीं है प्रॉपरली। तो इनको प्रॉपरली अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको चेंज करेंगे। अब देखिए कन्वर्शन के लिए अपना रूल है, ए जो है वो आई में चेंज होगा, ई जो है ए आई में चेंज होगा, ई में ही चेंज होगा, यानी नो वाले स्टेटमेंट नो वाले ही रहेंगे। आई सम ए आर बी, सम ए आर बी में ही रहेंगे। ओ ये चेंज नहीं होता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ओ वाले जो होते हैं वो दे कांट बी कन्वर्टेड। अब चेंज जब हो रहे हैं तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है एक चीज का, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये भी चेंज होते हैं। अगर अभी इसमें सपोज ऑल ए आर बी, अब अगर इसको चेंज करना है तो ए किस में चेंज होगा, आई में, तो ये चेंज होगा ऐसे सम बी आर ए, यानी यहाँ का जो सब्जेक्ट था यहाँ प्रेडिकेट बना और यहाँ का जो प्रेडिकेट था यहाँ सब्जेक्ट बना। और ये याद रखना है कौन सी कैटेगरी किस में चेंज होती है। ऐसे ही हमारे पास ये एग्जाम्पल है ऑल रेट्स आर कैट्स, ऑल रेट्स आर मैन। इसमें अगर हम चेंज करें, कॉमन जो वर्ड होगा वो होना चाहिए पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या है, रेट्स। तो दूसरे वाले में तो रेट्स है सब्जेक्ट, पहले में नहीं है प्रेडिकेट, सो इसको चेंज करना पड़ेगा पहले वाले को। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ए हमारा कन्वर्ट होता है आई में, तो ये हमारा क्या बनेगा सम, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी चेंज होता है तो ये बनेगा सम कैट्स आर रैट्स। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ऐसा ही रहेगा ऑल रैट्स आर मैन। अब सम हमारा आई है और ऑल हमारा ए है, तो हमको पता है आई प्लस ए जब आता है तो हमारा रिजल्ट भी आई ही होगा, तो हमारा जो रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट, अब जब हमने अलाइन कर दिया इनको, अब क्या करना है, अब क्या करना है कॉमन टर्म को डिलीट करना है। इसमें जो कॉमन टर्म है उसको डिलीट कर दीजिए, बाकी आपका आंसर निकलेगा। यहाँ पे रैट्स है तो यहाँ पे हमारा आया सम कैट्स आर मैन। तो दिस इज योर कंक्लूजन। अब थोड़ा क्या है, ये कंक्लूजन टेबल बेस्ड जो है, एक तो आपको ये मगअप करना है, दूसरा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसको किस में चेंज होगा फिर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मेमोरी बेस्ड है तो इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है बीच बीच में। तो आई वुड प्रेफर अदर मेथड्स, बट नॉलेज होनी जरूरी है। तो दिस वाज कंक्लूजन टेबल। अब हम आते हैं अपने वीडियो के अपने टॉपिक पे, दैट इज 150 रूल। इसको हम इनकम एक्सपेंसेस भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें इनकम और एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये है दूसरा रूल, दूसरा मेथड सेलोजिज्म के क्वेश्चंस करने का, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी रूल की और क्वेश्चंस भी इसी रूल के हिसाब से करेंगे। तो होता क्या है ये, हम इसमें जो है हमारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे उनको हम एज इनकम लेते हैं, और हमारा जो कंक्लूजन में स्टेट दिया गया होगा उसको हम एज एक्सपेंसेस लेते हैं। तो कुछ इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के नेचर पे भी कंक्लूजन जो है डिपेंड करता है। अगर आपका पहला सब्जेक्ट स्टेटमेंट 1 एंड दिस इज स्टेटमेंट 2, दिस इज योर कंक्लूजन। अगर आपका स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। अगर आपका स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो आपका कंक्लूजन जो है नेगेटिव होगा। अब अगर आपके दोनों जो है स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, तब आपको कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो ये है नेचर ऑफ स्टेटमेंट पे डिपेंड जब करेगा कि जब हमारा नेचर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो कोई कंक्लूजन नहीं। अब स्टेटमेंट्स में जो प्रेमाइसेस हैं उनका वैल्यू क्या होता है बेस्ड ऑन द कोड। हमारे पास हमें पता है कि हमारे जो कोड हैं यूजुअली 4 टाइप्स के हैं, ऑल, देन वी हैव नो, देन वी हैव सम, देन वी हैव सम नॉट। ऑल जो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसमें हम सब्जेक्ट को 100 पॉइंट्स देते हैं,
प्रेडिकेट को 50। नो में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को 50, प्रेडिकेट को 100। सम में क्या करते हैं, प्रेडिकेट को 50, सब्जेक्ट को भी 50, प्रेडिकेट को भी 50। सम नॉट में क्या करते हैं हम, सॉरी, नो में हम देते हैं 100 और 100। सम नॉट में हम देते हैं 50 सब्जेक्ट को, 100 प्रेडिकेट को। ये याद रखना है कि वैल्यू कितना देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। अब पहला ऑल ए आर बी है, यानी ऑल है हमारे पास, तो सब्जेक्ट को भी 100 कोड आएगा और प्रेडिकेट को 50 आएगा। सम बी आर सी, सम को पता है कितने कितना 50-50 आएगा। तो ये ऐसे कोडिंग करनी है आपको। थर्ड रूल जो है इसमें, कॉमन वर्ड शुड ऑलवेज बी वैल्यूड 100। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं तो और उनमें एक टर्म कॉमन है, तो उसको हम हमेशा जो है वैल्यू देंगे 100। देन वी हैव फोर्थ दैट रिपीटेड स्टेटमेंट इन कंक्लूजन इज डीम्ड टू बी नॉन वैलिड। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी जो स्टेटमेंट हमारा होता है, हमारा जो स्टेटमेंट होता है वही कंक्लूजन में भी होता है, तो हम डायरेक्ट फट से कहते हैं कि ये तो होगा ही होगा आंसर। नहीं, अगर आपका स्टेटमेंट रिपीट हुआ है तो वो कंक्लूजन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि हमें बताया जाता है ना कि ये इसको आपको किसी रिलेशन के तहत निकालना है। अब अगर स्टेटमेंट भी वैसा ही है, कंक्लूजन भी वैसा ही है, तो फायदा क्या हुआ क्वेश्चन का? तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं तब इट्स नॉट वैलिड। रिपीटेड स्टेटमेंट कंक्लूजन में वैलिड नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। और अगर हमारे पास अब इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये था डायरेक्ट रिलेशन जब होता है। अब अगर हमारे पास इनडायरेक्ट रिलेशन है, तब जब हम स्टेटमेंट्स को मर्ज करते हैं, तब हम स्टेटमेंट्स को मर्ज करते हैं, जैसा कि हम करते आए हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, आपका कंक्लूजन में दिया गया होगा सम ए आर सी। ए और सी में आपको रिलेशन निकालना है, डायरेक्ट नहीं है ना, इनडायरेक्ट है, तो आप इन दोनों को मर्ज करेंगे। और मर्ज करने में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मर्ज करने के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि वही स्टेटमेंट्स मर्ज हो सकती हैं जहां पे हमारा कॉमन टर्म का वैल्यू मोर देन 100 होगा। मिला के हमारा जो कॉमन टर्म है उसको अगर हम वैल्यू, उसकी वैल्यू को मिलाएंगे तो दैट शुड बी मोर ग्रेटर देन 100। अगर वो ग्रेटर देन 100 नहीं है, तब जाके हमारे स्टेटमेंट्स मर्ज नहीं होंगे और देयर वुड बी नो कंक्लूजन, देयर वुड बी नो कंक्लूजन। अगर ऑल ए आर बी, दिस मीन्स 100, दिस मीन्स 50, ऑल बी आर सी, दिस मीन्स 100, दिस मीन्स 50, क्या हम इसको मर्ज कर सकते हैं? यहाँ पे बी का वैल्यू है 50, यहाँ पे 100 है, ये 150 बन गया, दैट मीन्स ग्रेटर देन 100, यस वी कैन मर्ज देम, ठीक है। और ऐसे ही सिक्स्थ रूल है, कंक्लूजन को हम एक्सपेंसेस मानते हैं और स्टेटमेंट्स को हम इनकम मानते हैं। अब इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कंक्लूजन जब हमारा एक्सपेंसेस हो गया, स्टेटमेंट जब हमारा इनकम हो गया, तो क्या आप खर्च कर सकते हैं इनकम से ज्यादा? नहीं। एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं या तो वो इक्वल होंगे या तो कम होंगे देन इनकम। इसका क्या मतलब है? यानी एक्सपेंसेस हमारे हमारी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकते, या तो बराबर होंगे या तो कम होंगे। अगर हमारा एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा आ गया किसी कंक्लूजन में, तो आप समझ लीजिएगा वो वैलिड नहीं है। इसी बेसिस पे हम 150 रूल इसी को कहते हैं, इसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये जो मेथड है आसानी से समझ आ जाए। और जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है सम रिंग्स आर बेल्स, दूसरा स्टेटमेंट है नो रिंग इज ऑर्नामेंट। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको नंबरिंग करनी है। 150 रूल जब हम करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस नंबरिंग करनी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। सम हमारा हो गया, दैट मीन्स जब हम सम की बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और ये है हमारा सम, तो हम क्या देंगे? 50-50, ये याद रखना है आपको। दूसरा है नो रिंग इज ऑर्नामेंट, जब नो का कंसेप्ट आया तो दोनों है 100-100। अब आप यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट्स में नंबरिंग करने से आपको वहां ध्यान नहीं देना है कि कोई है नहीं है कोई इसमें रिलेशन। आप डायरेक्ट अपने कंक्लूजन पे जाइए, जो आपको देखना है कि ये सही है या गलत है। तो पहला कंक्लूजन है आपका ऑल बेल्स आर ऑर्नामेंट्स, तो नंबरिंग करिए। हमारे कंक्लूजन्स हैं, पहला ऑल बेल्स आर ऑर्नामेंट्स, तो 150, तो बेल्स का है 100, ऑर्नामेंट्स का है 50। यहाँ पे ऑर्नामेंट्स 100 है, रिंग 100 है, रिंग 50 है, बेल्स 50 है।
तो मैं यहीं पे दिखाऊंगा क्वेश्चन में ही। दिस इज 50, दिस इज 50, दिस इज 100, दिस इज 100, दिस इज 100, दिस इज 50। अब अगर आपको देखना होगा कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो देखिए बेल्स 100 है और ये यहाँ पे बेल्स, आप देखिए जो इसमें टर्म्स होंगी वही आपको देखनी है। बेल्स और ऑर्नामेंट्स, बेल्स और ऑर्नामेंट्स हमारी 2 में है, तो इसका मतलब हमें मर्ज करना पड़ेगा। अब मर्ज करने के लिए कौन सा हमारा कंडीशन है, कि हमारा जो कंडीशन है वो है कि कॉमन टर्म जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 100। यस, यहाँ पे रिंग कॉमन है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, दैट मीन्स 150। यस, वी कैन मर्ज देम। अब हम मर्ज कर सकते हैं, तो इसका मतलब अब आप देखिए बेल्स का 100 है, यहाँ पे 50 है, ऑर्नामेंट्स का 50 है, यहाँ पे 100 है। तो आपको लगता है कि 50 रुपए हैं आपके पास, आप 100 रुपए की चीज ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो चुपचाप ये कंक्लूजन गलत है। अब हमारा कंक्लूजन नंबर सेकंड, सम ऑर्नामेंट्स आर नॉट बेल्स। अब नॉट आ गया। अब हम नॉट जब करते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, 50 सब्जेक्ट को, 100 प्रेडिकेट को। अब देखिए यहाँ पे फिर से ऑर्नामेंट्स और बेल्स, ऑर्नामेंट्स और बेल्स फिर से 2 में है। ऑर्नामेंट्स 50, ऑर्नामेंट्स 100। हाँ, अगर आपके पास 100 रुपए है और 50 खर्च हो गया तो ठीक है। अगर आपके पास 50 ही रुपए है बेल्स के लिए, आप 100 रुपए खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये भी हमारा गलत है। अब देखिए थर्ड वाला, हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या है? हमारा थर्ड कंक्लूजन है नो रिंग इज बेल। अब जब हम नो की बात करते हैं तो नो में हम 100 देते हैं इसको। रिंग और बेल किस में है? पहले स्टेटमेंट में, इसमें आपको दूसरे में जाने की जरूरत ही नहीं है। रिंग में 50 है आपके पास, यहाँ पे 100 खर्च हो रहा है। बेल्स में भी 50 ही है आपके पास, यहाँ पे 100 खर्च हो रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट वैलिड। अब क्या बचा? फोर्थ, यानी आपका आंसर अगर ऐसा है तो वो आ गया। फिर भी हम चेक करेंगे। ऑल बेल्स आर नॉट ऑर्नामेंट्स। ऑल आर नॉट हमारा स्टेटमेंट कोई होता ही नहीं है, 4 तरीके के होते हैं। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि ऑल ए आर नॉट बी, सब ए बी नहीं है, तो कुछ तो होंगे ना। तो हम क्या बोलेंगे? सम ए आर बी, यानी कुछ हैं। अगर सब नहीं है तो कुछ हैं, कुछ हो सकते हैं। तो अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे 50 50, तो हमारा क्या है? बेल है 50, बेल है 50, ऑर्नामेंट्स हमारा 100 है, यहाँ 50 है। तो हाँ, यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस जो है वो कम है इनकम से। जब हमारा एक्सपेंसेस कम या बराबर हो इनकम से, हमारा जो कंक्लूजन है दैट इज वैलिड। तो दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही आसान है ये। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस पे ध्यान से देखिए। पहले स्टेटमेंट्स में नंबरिंग, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, यानी हमारा सब्जेक्ट मैमल है, वार्म ब्लडेड हमारा प्रेडिकेट है, तो इसको 100 देंगे, इसको 50 देंगे। नो लिजर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, लिजर्ड्स हमारा सब्जेक्ट तो 100, वार्म ब्लड हमारा प्रेडिकेट तो 100। नो में हम 100 देते हैं। अब आप अपने कंक्लूजन्स पे आइए, इसको छोड़िए स्टेटमेंट्स को। तो पहला कंक्लूजन है हमारा, फर्स्ट जो हमारा है दैट इज नो लिजर्ड्स आर मैमल्स। नो लिजर्ड्स आर मैमल्स। जब हम नो की बात करते हैं तो नो में हम 100 और 100 देते हैं। अब देखिए लिजर्ड और मैमल कहाँ कहाँ है? लिजर्ड और मैमल 2 डिफरेंट पे है। अब पहले आपको कंडीशन देखनी होगी कि ये मर्ज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्या करना है? जो कॉमन टर्म्स है वो 150 से ग्रेटर देन होना चाहिए। दिस इज 100, दिस इज 50, दैट मीन्स ग्रेटर देन 100, तो मर्ज हो सकती हैं। अब देखिए आप कंक्लूजन, यहाँ पे हमारा जो लिजर्ड है 100 है, यहाँ पे भी 100 है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैमल 100 है तो 100 है। तो हमारा जो कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन दिस इज वैलिड, कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो हमारे इनकम के बराबर है, ऐसा हो सकता है। नाउ अब हम अपना सेकंड कंक्लूजन लेंगे, जो बोलता है सम लिजर्ड्स आर नॉट मैमल्स। अब यहां देखिए, हमें पहला ही स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि नो लिजर्ड्स आर मैमल्स, और ये हमारा ठीक निकला। अब जब कोई है ही नहीं तो सम आर नॉट का क्या मतलब है? तो दिस इज नॉट वैलिड। रिपीटेड। मूविंग टू आवर थर्ड स्टेटमेंट दैट इज नो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर लिजर्ड्स। अब हमारा वार्म ब्लड यहाँ सब्जेक्ट है इसमें, तो 100 आएगा और 100 आएगा। अब वार्म ब्लडेड और लिजर्ड्स किस में है? वो हमारे सेकंड स्टेटमेंट में है, दिस। तो देखिए वार्म ब्लडेड 100 100 है, लिजर्ड 100 100 है, तो स्टेटमेंट 3 इज वैलिड।
ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स, फोर्थ स्टेटमेंट, ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर मैमल्स। ऑल जब होता है तो हमारा 100 और 50 बनता है। वो मैमल्स और वार्म ब्लडेड पहले में ही है। अब हमारा यहाँ पे वार्म ब्लडेड 100 है, यहाँ पे लेकिन 50 है, हमें हमारे पास 85 रुपया है, तो 100 कहाँ से खर्च करेंगे? दिस इज नॉट वैलिड। सो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 1 एंड 3। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे नीचे फिर दिया गया होता है वन ओनली वन फॉलोज, 1 एंड 2 फॉलो। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1 एंड 3 फॉलो, यानी बस फर्स्ट और थर्ड सही है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं और 4 कंक्लूजन्स हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस नंबरिंग करिए। सम लॉक्स आर कीज, सम को हम करते क्या है? 50-50, तो नंबरिंग 50-50। ऑल कीज आर मेड फ्रॉम मेटल, ऑल को हम क्या करते हैं? 100-50। सम मेटल आर हार्ड, सम को फिर से 50-50। ये आपका नंबरिंग हो गया स्टेटमेंट्स का। नाउ मूव टू योर कंक्लूजन्स। पहला क्या है? ऑल लॉक्स आर कीज, ऑल लॉक्स आर कीज। सी ऑल में हम 100-50। अब लॉक्स और कीज देखिए, लॉक्स इसमें है, कीज भी इसी में है, तो आपको दूसरे स्टेटमेंट की देखने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास लॉक्स में 50 रुपए है लॉक्स खर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 100 हो रहा है खर्च। दैट मीन्स योर स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, इज नॉट वैलिड। कोई टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, दूसरे पे चलें सीधे। दूसरा हमारा है ऑल कीज आर हार्ड, कीज हमारा 100, हार्ड हमारा 50। कीज और हार्ड देखिए, कीज यहाँ में है, हार्ड इसमें है, तो आप देखना है कि मर्ज हो सकता है कि नहीं। इसमें मेटल कॉमन है, इसमें भी मेटल कॉमन है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, ये हमारा टोटल 100 बनता है। दैट इज इक्वल टू बट नॉट ग्रेटर देन, जो हमें 100 ग्रेटर देन 100 होना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल टू 100 है। तो यहीं पे हमारा कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि ये मर्ज ही नहीं हो सकते ये दो स्टेटमेंट्स। बस ये आपको रूल्स याद रखने, आपका काम आसान हो गया। सीधे तीसरे पॉइंट पे आ जाइए। सम लॉक्स आर हार्ड, जब हमारा सम आ गया तो दिस इज 50, हार्ड इज 50। अब हमारा लॉक्स एंड हार्ड, लॉक्स इसमें है, हार्ड इसमें है, तो अब देखिए ये इसमें कौन सा चीज है जो कॉमन है? इसमें कुछ नहीं है कॉमन, तो ये होगा ही नहीं। जब कॉमन ही नहीं है तो मर्ज कैसे होगा इसमें? तो हमारा जो है नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। ये बहुत ही सिंपल है। और अभी हम इसी पे एक और क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, सम टॉफीज आर नारियल पानी, टॉफीज नारियल पानी, सम हो गया, सम वाला है तो 50-50। ऑल नारियल पानी आर कोकोनट, ऑल हो गया तो 150 होगी नंबरिंग हमारी। चलिए सीधे कंक्लूजन्स पे। हमारा पहला कंक्लूजन क्या कहता है? कहता है कि सम कोकोनट्स आर नारियल पानी। सम जब हमारा आ गया तो 50-50, बस ये याद रखना है। अब कोकोनट और नारियल पानी देखिए कहाँ कहाँ है, कोकोनट यहाँ है, नारियल पानी यहाँ है, लेकिन इसका मतलब एक ही स्टेटमेंट में है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब कोकोनट 50 है, 50 है, नारियल पानी 50 है, 100 है। इसका मतलब हमारा पहला कंक्लूजन जो है दैट इज ट्रू। मूविंग टू आवर सेकंड कंक्लूजन, सम नारियल पानी और नॉट टॉफीज। अब जो बता रहा है और नॉट है, तो यहाँ पे हम होगा 50-100, नारियल पानी को 50, टॉफीज को 100। अब नारियल पानी और टॉफी किस में है? नारियल पानी और टॉफी पहले स्टेटमेंट में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब नारियल पानी 50 है, यहाँ भी 50 है, टॉफीज 50 है, यहाँ 100 है, तो आपको 50 रुपए है टॉफी के लिए, 100 खर्च कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स योर स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट वैलिड। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 फॉलोज, ओनली स्टेटमेंट 1 फॉलोज। तो इसी तरीके से 150 जो रूल है, इससे बहुत ही कम टाइम में, लेस टाइम में आपका क्वेश्चन जो है निकलता है। बस आपको ये याद रखना है कि हमारा जो एक्सपेंसेस होगा, कंक्लूजन को हम एज एक्सपेंसेस लेते हैं और स्टेटमेंट्स को हम एज इनकम लेते हैं, तो हमारा जो एक्सपेंसेस है ये कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता हमारे इनकम से। बस ये ध्यान रखना है। और वो रूल्स याद रखने, जैसे कि मर्ज कौन कौन स्टेटमेंट होगा। इस पे भी अगर कोई क्वेश्चन है, अभी आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। और जितना आप हो सके प्रैक्टिस करिए इसको, ये बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वेन डायग्राम से सिलोजिज्म कैसे निकालते हैं। ये जो है आपको कम समय में ज़्यादा
फायदा देगा। और वेन डायग्राम अगर आपको उतना नहीं आता है वेन डायग्राम, तो आप 150 रूल पे ही स्टिक करिए। दिस इज द ऑथेंटिक एंड फुल प्रूफ फॉर्मूला। थैंक यू।